हेलो स्टूडेंट, आज हम जेई एडवांस 2021 का फर्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो वर्नियर कैलिपर्स पर बेस्ड है। इसमें अपन को बोला है वर्नियर कैलिपर्स का जो मेन स्केल डिवीजन है, एक मेन स्केल डिवीजन वो कितना है 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि अपन को दे रखा है 1 MSD इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। फिर बोला गया है कि वर्नियर स्केल का जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो 9 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रखे हैं। इसका मतलब 10 VSD इक्वल टू कितना गिवन है 9 MSD। यहाँ से अपन उस वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन 1 MSD। अब अपन 1 VSD कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा 9/10 MSD। तो मेन स्केल डिवीजन अपन को गिवन है कितना 0.1 सेंटीमीटर, और यहाँ से अगर अपन लिस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं वैल्यू पुट कर तो यहाँ पर अपन को मिल जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो वर्नियर स्केल गिवन है उसका लिस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर। अब इस वर्नियर स्केल की हेल्प से अपन को एक सॉलिड स्फीयर का डायमीटर मेजर करना है। उसके लिए उसने दो डायग्राम दे रखे हैं। फर्स्ट डायग्राम से अपन जीरो एरर कैलकुलेट करेंगे और सेकंड डायग्राम से अपन मेजर्ड रीडिंग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जीरो रीडिंग कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट डायग्राम से। तो रीडिंग कैलकुलेशन करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस VSR वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। तो अपन जीरो एरर कैलकुलेट करते हैं। अब ये जीरो एरर जो होगी वो नेगेटिव जीरो एरर होगी, क्योंकि यहाँ पर वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो मेन स्केल के जीरो से पीछे है। तो यहाँ पर अपन जो जीरो एरर कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले अपन लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग फर्स्ट डायग्राम से अपन देखें जिससे अपन जीरो एरर कैलकुलेट कर रहे हैं वो हो जाएगा -0.1 सेंटीमीटर प्लस VSR वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल रीडिंग वो होती है जिसमें वर्नियर स्केल की लाइन, कौन सी लाइन, मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है। तो यहाँ अगर अपन देखें तो जो 6 लाइन है वर्नियर स्केल की वो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है। तो यहाँ वर्नियर स्केल की रीडिंग हो जाएगी 6 इनटू लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट कितना आएगा 0.01 सेंटीमीटर। यहाँ अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -0.04 सेंटीमीटर। तो ये जीरो एरर हो गई। अब अपन सेकेंड डायग्राम से मेजर रीडिंग कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी जो रीडिंग होगी सेकेंड डायग्राम से, उसके लिए भी अपन सेम फॉर्मूला लगाएंगे MSR प्लस VSR इनटू लिस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग देखें अगर सेकेंड डायग्राम में तो वो हो जाएगी आपका 3.1 सेंटीमीटर। VSR वर्नियर स्केल रीडिंग, तो वर्नियर स्केल का यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट लाइन जो है वो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है। तो 1 इंटू लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.11 सेंटीमीटर। अब एक्चुअल जो रीडिंग है, यानी कि जो एक्चुअल डायमीटर है, करेक्ट डायमीटर है सॉलिड स्फीयर का, उसके लिए अपन को इस मेजर रीडिंग में से जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 3.11 सेंटीमीटर माइनस -0.04 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो करेक्ट रीडिंग आएगी वो आएगी 3.15 सेंटीमीटर। तो ये अपना करेक्ट आंसर है। तो यानी कि अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में अपन को एक साइक्लिक प्रोसेस का PV ग्राफ दे रखा है, और ये जो साइक्लिक प्रोसेस है ये 4 स्टेप प्रोसेस है, और अपन को बताना है हर स्टेप में से कौन से स्टेप में से गैस ने हीट को एब्जॉर्व करा है। तो इसके लिए अपन हर प्रोसेस के लिए डेल्टा Q की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि वो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव। तो कैलकुलेशन ईजी करने के लिए यहाँ पर मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि वॉल्यूम कितना है V0, यहाँ कंसिडर कर लेते हैं 2 V0, यहाँ गैस का प्रेशर अगर P0 है तो यहाँ कंसिडर कर लेते हैं यहाँ कितना होगा 2 P0। अगर इस पॉइंट पर टेम्परेचर मैंने T0 लिया है तो इस वाले पॉइंट पर टेम्परेचर PV इक्वल टू nRT से 2 T0 हो जाएगा। इस वाले पॉइंट पर 4 T0 होगा, और इस वाले पॉइंट पर कितना होगा 2 T0 होगा। तो अगर अपन पहले प्रोसेस की बात करते हैं, पहला प्रोसेस देखें यहाँ पर तो एक आइसोबेरिक प्रोसेस होगा। तो अगर आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए मुझे डेल्टा Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि पॉजिटिव है या
नेगेटिव। तो थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अपन लिखेंगे डेल्टा क्यू इक्वल टू वर्क डन बाय गैस प्लस डेल्टा यू, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो वर्क डन बाय गैस अगर यहाँ पर देखें तो प्रेशर तो कांस्टेंट है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होगा। डेल्टा यू होता है एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। तो चेंज इन टेम्परेचर देखें पहले प्रोसेस के लिए तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा यू की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव। तो यहाँ से डेल्टा क्यू की वैल्यू कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। तो अगर फर्स्ट प्रोसेस जो आइसोबेरिक प्रोसेस है, आइसोबेरिक एक्सपांशन है, इसके लिए डेल्टा क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब इस प्रोसेस के थ्रू गैस ने हीट को क्या करा है, एब्जॉर्ब करा है। तो एक तो अपना फर्स्ट आंसर होगा, फर्स्ट प्रोसेस वाला आंसर होगा। अब अपन सेकंड प्रोसेस के लिए बात करते हैं। तो सेकंड प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो एक आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो वर्क डन बाय गैस प्लस डेल्टा यू। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन बाय गैस वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन बाय गैस 0 होगा। और डेल्टा यू यहाँ पर देखें अपन तो एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। यानी कि यहाँ पर डेल्टा क्यू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर इस प्रोसेस के थ्रू गैस ने हीट को क्या करा है, रिलीज करा है। तो अब थर्ड प्रोसेस के थ्रू देखते हैं। थर्ड प्रोसेस में आइसोबेरिक कंप्रेशन हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो ये आइसोबेरिक प्रोसेस ही है। इसके लिए डेल्टा क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो वर्क डन बाय गैस प्लस डेल्टा यू। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो पी डेल्टा वी से वर्क डन बाय गैस नेगेटिव होगा। और डेल्टा यू एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी से थर्ड प्रोसेस में टेम्परेचर भी डिक्रीज कर रहा है, तो ये वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर भी गैस ने हीट को क्या करा है, रिलीज करा है। अगर फोर्थ प्रोसेस में देखते हैं, जो कि एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो फोर्थ प्रोसेस के लिए अगर डेल्टा क्यू कैलकुलेट करते हैं, तो वर्क डन बाय गैस प्लस डेल्टा यू। ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसके लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो पी डेल्टा वी से या वर्क डन बाय गैस कितना हो जाएगा, 0। और डेल्टा यू चेंज इन टेम्परेचर फोर्थ प्रोसेस में पॉजिटिव आ रहा है, तो डेल्टा यू क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से डेल्टा क्यू भी क्या मिला अपन को, पॉजिटिव। यानी कि फर्स्ट प्रोसेस में और फोर्थ प्रोसेस में डेल्टा क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि इन दोनों प्रोसेस में, फर्स्ट में और फोर्थ में, गैस ने हीट को क्या करा है, एब्जॉर्ब करा है। तो अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो स्टेप फर्स्ट एंड फोर्थ हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन को दो लेंस का कॉम्बिनेशन दे रखा है और उससे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो जो दो लेंस दे रखे हैं L1 और L2, उसका बोला गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो फाइनल इमेज बनेगी, यानी कि L1 लेंस से और L2 लेंस से जो फाइनल इमेज बनेगी उसका अपन को मैग्नीफिकेशन बताना है। तो सबसे पहले तो अपन L1 और L2 लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसके लिए अपन फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/f इक्वल टू म्यू लेंस माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो अगर L1 लेंस के लिए फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो उसको अपन f1 से डिनोट कर देते हैं। तो 1/f1 इक्वल टू लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 माइनस 1/r1, तो ये आ जाएगा 1/20 माइनस 1/-20। तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन से R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -20। 1/f1 इक्वल टू 1/2 और इसको अगर अपन सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2/20, यानी कि f1 की जो वैल्यू है वो आ गई कितनी, +20। तो L1 लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो +20 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह से सेम फॉर्मूले से अगर अपन L2 लेंस के लिए फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो वो f2 इक्वल टू, उसको f2 से डिनोट कर देते हैं और वो आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। अब अपन को इमेज कैलकुलेट करनी है। तो इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनेगी L1 लेंस से, उसके लिए अपन लेंस मेकर फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो वो होगा आपका पास 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो पहले L1 लेंस के लिए बात करते हैं।
तो पहला रिफ्रैक्शन L1 लेंस से होगा तो 1/V1 माइनस 1 अपॉन साइन कन्वेंशन से u की वैल्यू -10 और f जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ से 1/V1 इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10। तो V1 अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। यानी कि L1 लेंस से जो इमेज बनेगी वो यहाँ से 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ कहीं I1 इमेज बनेगी जो इससे कितने डिस्टेंस पर होगी L1 से 20 सेंटीमीटर पर। अब ये जो I1 इमेज है L2 लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो L2 लेंस के लिए अपन से जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो I1 अब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो वापस लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/V2 बोल देते हैं। और U जो है अब ये यहाँ से 20 और 10, तो L2 लेंसेज की जो डिस्टेंस हो गई वो 30 हो गई, और साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे तो कितना आ जाएगा -30 इक्वल टू 1/F2, और F2 की वैल्यू कितनी है अपने पास -20। यहाँ से मैं V2 कैलकुलेट करता हूँ, -1/30। तो V2 की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करने पर ये अपने पास आ जाएगा -12 सेंटीमीटर। अब अपन को फाइनली मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करना है, तो नेट मैग्नीफिकेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा M1 इंटू M2। M1 मतलब L1 लेंस से मैग्नीफिकेशन और M2 का मतलब L2 लेंस से मैग्नीफिकेशन। तो ये होगा V1/U1 इंटू V2/U2। तो V1 की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट करी है, ये आई है -20, U1 जो है वो हो गया -10, V2 -12 एंड U2 जो है वो कितना है -30। तो यहाँ से अपन नेट मैग्नीफिकेशन जो फाइनल इमेज बनी है उसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.8 सेंटीमीटर। तो अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर है अपना ऑप्शन बी। तो देखते हैं बेटा आप क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक हेवी न्यूक्लियाई दे रखा है Q, जिसकी हाफ लाइफ 20 मिनट दे रखी है, और इस हेवी न्यूक्लियाई का डीके होता है, एक तो अल्फा डीके के थ्रू होता है और एक बीटा डीके के थ्रू होता है। बोला गया है कि अल्फा डीके जो है वो 60% होता है और बीटा डीके कितना होता है 40% होता है। इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दे रखे अपन को Q के कितने 1000, तो यानी कि N नोट इक्वल टू कितना गिवन है 1000। और अब पूछा गया है कि 1 आवर के बाद जो अल्फा डीके हो रहा है 60%, उसके थ्रू कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियर डीके हो चुके हैं। तो इनिशियली अगर आप देखें तो इसकी जो हाफ लाइफ दे रखी है वो तो अपन को कितना दे रखा है 20 मिनट, तो और 1 आवर के लिए पूछा है तो 3 हाफ साइकिल हो जाएगी। तो अपन नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई निकाल लेंगे। तो वो होगा N नोट माइनस N नोट अपॉन 2n। तो इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं 1000 माइनस 1000, और 1 आवर के लिए बोला है और हाफ लाइफ कितनी है 20 मिनट, यानी कि अपने पास 3 हाफ लाइफ हो गई। तो इसको अपन 2 पावर कितना लिख देंगे 3। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 1000 माइनस 1000/8 125 इक्वल टू कितना आ जाएगा 875। यानी कि ये नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई मिले अपन को 1 आवर के बाद। अब इसमें से 60% जो डिके हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है अल्फा डिके, और अपन को यही बताना है। तो अपन 875 का 60% कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये अपने पास आएगा 525। यानी कि 525 जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके हुए हैं वो अल्फा डीके के प्रोसेस के थ्रू है। तो अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में क्या बोला गया है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम पैराग्राफ पर बेस्ड है। तो इसमें अपन को बोला गया है एक पार्टिकल जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है जिसका हॉरिजॉन्टल से एंगल 45 डिग्री है, और उसकी इनिशियल जो स्पीड दे रखी है वो 5√2 मीटर पर सेकेंड है। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचता है तो ये 2 इक्वल पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। इसमें बोला गया जो फर्स्ट पार्ट है वो सडनली रेस्ट पर आकर 0.5 सेकंड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और सेकंड पार्टिकल फर्दर मूव करता है।
तो पूछा गया है कि सेकंड पार्टिकल कितने टाइम के बाद ग्राउंड पर आएगा और वो कितने डिस्टेंस पर जाकर गिरेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो अपन यहाँ देख लेते हैं कि इनिशियल पर एक्स इसका इनिशियल स्पीड एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी। तो यू एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा, तो यहाँ से ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, और वाई डायरेक्शन में जो इसकी स्पीड है वो यू वाई इक्वल टू वो भी कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो अपन रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर इसके कोड अगर ये ओ पॉइंट्स है, ये 0,0 है, तो ये कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे r,0। तो रेंज जो है उसके लिए अपन 2ux uy अपॉन जी यूज़ कर लेंगे। तो 2 × 5 × 5 अपॉन 10। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये रेंज आ गई अपने पास 5 मीटर। अब आफ्टर स्प्लिट अगर अपन डायग्राम बनाते हैं तो अगर इस पार्टिकल का मैं मास 2m कंसिडर कर लेता हूँ तो ये हाईएस्ट पॉइंट पर जब पहुँचेगा तो दो इक्वल पार्ट में स्प्लिट हो गया m और f में। फर्स्ट पार्टिकल रेस्ट पर आ जाता है और यहाँ पर r/2, 0 पर ये गिर जाएगा। सेकंड पार्टिकल फर्दर मूव करता है तो सपोज कंसिडर कर लेते हैं कितने से मूव करता है v से, और ये कहीं आगे जाकर गिरता है जिसके o पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट अपन कंसिडर कर लेते हैं कितने होते हैं x, 0, और ये अपना एक्चुअल प्रोजेक्टाइल है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे r, 0। अपन इसकी x डायरेक्शन में मतलब बिफोर स्प्लिट और आफ्टर स्प्लिट अगर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं तो अपन को यहाँ पर आफ्टर स्प्लिट दोनों पार्टिकल की x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्टिकल तो रेस्ट पर है तो इसकी स्पीड तो x में और y में 0 हो जाएगी। सेकंड पार्टिकल की अगर हम बात करें तो x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करते हैं तो यहाँ पर x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए इनिशियली मास जो है 2m और x डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी दे रखी है अपन को 5। तो इनिशियल मोमेंटम हो गया 5, 2m × 5, और आफ्टर स्प्लिट इस वाले पॉइंट पर देखें तो m × 0 प्लस m × कितना हो जाएगा v। तो यहाँ से v अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो यह कितने से जा रहा है आगे 10 मीटर पर सेकेंड। ये अपन ने मोमेंटम कंजर्व करा है x डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करते हैं तो y डायरेक्शन में इस वाले पॉइंट पर जो स्पीड होगी वो कितनी होगी 5 मीटर पर सेकेंड। y डायरेक्शन में इनिशियली कोई स्पीड नहीं है तो y डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी कितना होगा 0। इसका मतलब y डायरेक्शन में दोनों पार्टिकल के पास कोई स्पीड नहीं है, इसके पास केवल कौन सी डायरेक्शन में रहेगी x डायरेक्शन में। तो y डायरेक्शन में अगर कोई स्पीड नहीं है फर्स्ट पार्टिकल की और सेकंड पार्टिकल की, और फर्स्ट पार्टिकल को कितना टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में 0.5 सेकंड, तो सेकंड को भी कितना लगेगा 0.5 सेकंड। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो गया टी वो तो कितना हो जाएगा 0.5 सेकंड। अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो उसमें पूछा गया है कि जो सेकंड पार्टिकल है कितने डिस्टेंस पर जाकर गिरता है। तो यहाँ पर अपन देखें बिफोर स्प्लिट और आफ्टर स्प्लिट कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब कि एक्चुअल सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर ये पार्टिकल स्प्लिट नहीं होता तो ये यहाँ पर आकर गिरता, इसका मतलब, और जब स्प्लिट हो गया तो ये पॉइंट सेकंड पार्टिकल यहाँ गिरा है और फर्स्ट पार्टिकल यहाँ गिरा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में चेंज नहीं आएगा, यानी कि इस दोनों पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास है वो अभी भी कहाँ होगा r, 0 पर। तो यहाँ पर अपन सेंटर ऑफ मास से x(m) इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो x(m) यहाँ पर देखें तो ये कितना हो जाएगा r, m1 x कितना हो जाएगा r/2 प्लस m, और x2 अपन को कैलकुलेट करना है और ये हो जाएगा 2m। तो यहाँ से अगर अपन कैलकुलेट करें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3r/2। r की वैल्यू कैलकुलेट देखें तो r अपने पास रेंज कितना आ रहा है 5, तो 3 × 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या होगा 7.5 मीटर। तो सेकंड पार्टिकल जो गिरेगा वो O पॉइंट से 7.5 मीटर डिस्टेंस पर गिरेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का अपना आंसर होगा 7.5 मीटर। तो देखते हैं बेटा अब अपन को क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में क्या बोला है। दोनों सेम पैराग्राफ के क्वेश्चन है और अपन को एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, रेजिस्टेंस कैपेसिटर का मिक्स सर्किट डायग्राम दे रखा है।
तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में अपन को बोला है कि जो स्विच एस है इसको अगर अपन पी से कनेक्ट कर दें तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा, और कैपेसिटर जो है इनिशियली अपन को बोला है अनचार्ज है। और क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि अपन इस स्विच एस को अगर पी से हटाकर उसके बाद क्यू से कनेक्ट कर दें तो अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा। तो पहले अपन इस स्विच एस को पी से कनेक्ट कर देते हैं, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अगर अपन देखें तो कैपेसिटर जो है वो एक ओपन वायर की तरह बिहेव करता है। तो मैं डायरेक्ट डायग्राम बना लेता हूँ। आफ्टर लॉन्ग टाइम कैपेसिटर बिहेव एज ओपन वायर। तो ये सर्किट डायग्राम बन जाएगा। तो ये जो कैपेसिटर है ये एक ओपन वायर की तरह बिहेव करने लग जाएगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अब अपन को बताना है कि यहाँ पर इस पर कितना चार्ज है। तो यहाँ पर जो चार्ज बोला है वो Q1 है, और Q1 कितना आ जाएगा C इंटू वी। तो अपना मोटिव है कि यहाँ पर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ 0 वोल्ट। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 वोल्ट, यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर भी कितना होगा 0 वोल्ट, यहाँ कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। तो यहाँ मैं कंसिडर कर लेता हूँ कितना हो गया कुछ V डैश वोल्ट हो गया। उसके लिए अपन इसमें KVL यूज़ कर लेंगे, और KVL यूज़ कर यहाँ से करंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो सपोज़ इस पूरे सर्किट में कितनी करंट जा रही है I। तो अगर अपन I कैलकुलेट करते हैं तो I इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा V अपॉन R इक्वलेंट। तो यहाँ से अगर आप KVL यूज़ करेंगे तो नेट जो पोटेंशियल है डेल्टा V वो 1 वोल्ट होगा, और R इक्वलेंट कितना हो जाएगा 3। तो इसका मतलब इस सर्किट में जो करंट जा रही है वो कितनी जा रही है 1/3। अब यहाँ पर अपन को पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस वाले पॉइंट पर, ताकि अपन इन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ पर पोटेंशियल है 2 वोल्ट, यहाँ से IR करंट जाएगी, यानी कि इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो V डैश जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 2I, और I की वैल्यू कितनी है अपने पास 1/3। तो ये हो जाएगा 2/3। तो ये आ गया 4/3 वोल्ट, यानी कि इस वाले पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा 4/3। अब अपन इस कैपेसिटर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा डेल्टा V इक्वल टू 4/3 माइनस 0, यानी कि 4/3 वोल्ट। तो Q1 इक्वल टू कितना होगा CV। तो ये आपको दे रखा है 1 माइक्रोफेरेड, और V कितना हो गया 4/3। तो Q1 जो होगा वो होगा 4/3 माइक्रो कूलम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो होगा 4/3 माइक्रो कूलम। अप्रोक्सीमेट इसको 1.33 माइक्रो कूलम लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 8 में अब अपन ने स्विच एस को पी से हटाकर किससे कनेक्ट कर दिया क्यू से, और वापस से पूछा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा। तो अपन वापस नया डायग्राम बना लेते हैं जब स्विच एस को किससे कनेक्ट करते हैं क्यू से। और यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है। अब ये कैपेसिटर अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक ओपन वायर की तरह बिहेव करेगा, और उस टाइम पर जो उस पर चार्ज आया है उसको क्या बोला है Q2। तो Q2 जो होगा वो कितना हो जाएगा C इंटू वी। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ आपको रेजिस्टेंस है 1 ओम, ये है 2 ओम। यहाँ पोटेंशियल अपन कंसिडर कर लेते हैं कितना आ जाता है V डबल डैश। तो यहाँ 0 वोल्ट, ये हो गया 0 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा 0, ये होगा 2 वोल्ट, और यहाँ भी कितना होगा 0। तो अब मैं इस सर्किट में वापस से करंट कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो करंट जो है उसको कंसिडर कर लेते हैं I डैश। तो I डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 2/3। अब अपन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटर के अक्रॉस। तो डेल्टा V इक्वल टू V डबल डैश माइनस 0।
अब यहाँ पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट, तो यहाँ ड्रॉप हो जाएगा 2 इंटू कितना आई डैश, यानी कि वी डबल डैश की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 2 आई डैश, और आई डैश की वैल्यू कितनी है 2/3। तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 2/3 वोल्ट। अब चार्ज कैलकुलेट करना है Q2, तो हो जाएगा CV, और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने कैलकुलेट कर लिया, तो कितना आया 2/3। C की वैल्यू 1 माइक्रो फेरेड है, तो 1 माइक्रो फेरेड इंटू 2/3, Q2 आपके पास आ गया 2/3 माइक्रो कूलम। तो ये अप्रॉक्सीमेट हो गया 0.67 माइक्रो कूलम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा 0.67 माइक्रो कूलम। तो अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में क्या बोला है। दोनों सेम पैराग्राफ के क्वेश्चन है। तो इसमें अपन को दो चार्ज दे रखे हैं, एक तो -q और एक q/√3। -q रखा हुआ है ओरिजिन पर और q/√3 रखा हुआ है 2,0 पर। ऐसा करने से XY प्लेन में एक सर्कल बनता है जिसकी रेडियस r है, जो कि एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करता है, और इसका पोटेंशियल बोला है कितना है 0 है। तो अपन को क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है कि जो इक्वी पोटेंशियल सर्कल बना हुआ है जिस पर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है, उसकी रेडियस कितनी होगी अगर उसका सेंटर B,0 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में तो अपन को रेडियस बतानी है, और क्वेश्चन नंबर 10 में अपन को उस सर्कल के कोऑर्डिनेट बतानी है, यानी कि B की वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इस सरफेस पर एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं P पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट कितने x, y, और इस पॉइंट पर अपन पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं दोनों चार्ज की वजह से, जो कि किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। तो ये अगर x, y है तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो तो x होगी, और ये कितना हो जाएगा y। अब अपन P पॉइंट पर अगर पोटेंशियल लिखते हैं तो P पॉइंट पर पोटेंशियल अपन को फर्स्ट चार्ज की वजह से कंसिडर लिखना पड़ेगा, और सेकंड, और दोनों का नेट कितना होगा 0। तो V1 प्लस कितना आ जाएगा V2। अगर V1 लिखें तो कितना होगा K माइनस Q अपॉन R, और R जो डिस्टेंस होगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, इसको अपन R1 बोल देते हैं। तो ये R1 जो होगा वो होगा √x² प्लस कितना y²। इसी तरह से सेकंड चार्ज की वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल लिखते हैं तो ये होगा K Q/√3, और ये डिस्टेंस होगी। तो ये डिस्टेंस अगर अपन कैलकुलेट करते हैं, इसको R2 बोलते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 2। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 2 माइनस x, और ये डिस्टेंस कितनी है y। तो ये अपन कैलकुलेट कर लेंगे, तो R2 होगा आपका √2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y², और ये जो P पॉइंट पर पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब अपन इससे कैलकुलेशन करते हैं, और कैलकुलेशन कर ये K माइनस Q अपॉन √x² प्लस y² उधर जाएगा, KQ से KQ कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर उसका अपन होल स्क्वायर करते हैं तो ये इक्वेशन बनेगी x² प्लस y² इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y²। इसको कैलकुलेट करते हैं, x² प्लस y² इक्वल टू 4 प्लस x² माइनस 4x प्लस y²। तो ये हो जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू 12 प्लस 3x² माइनस 12x प्लस 3y²। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 2x² प्लस 2y² माइनस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको अपन एक सर्कल के इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए अपन यहाँ पर +3 और -3 से को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 3 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर। तो एक सर्कल का इक्वेशन बन गया जिसकी रेडियस तो कितनी हो गई √3, और उस सर्कल के जो सेंटर हैं वो सेंटर कितने हो गए
3,0। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अपन को इस सर्कल की रेडियस पूछी है जो कि कितनी हो जाएगी √3 यानी कि 1.73, और इस सर्कल का जो सेंटर है B,0 तो वो कितना हो जाएगा 3,0 यानी कि B की वैल्यू अपने पास 3 होगी। तो देखते हैं बेटा आप क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसमें अपन ऑप्शन से चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो इसमें अपन को बोला है एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जो कि एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दे रखा है। सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का मास m है, रेडियस r है, और इसके सेंटर ऑफ मास पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है F, जिसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है a। ये अपन को गिवन है, इसकी रेडियस r गिवन है, और बोला गया है ये जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है इस रफ सरफेस पर प्योर रोलिंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन और इस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर अपन ऑप्शन से चेक करेंगे कौन से ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का एफवीडी बनाते हैं, तो इस पर इस डायरेक्शन पर एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा Fs, उसकी वजह से ये रोटेशन परफॉर्म करेगा और उसका अपन एंगुलर एक्सेलरेशन कितना कंसिडर कर लेते हैं अल्फ़ा, और इसका आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना गिवन है a। अब इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट पर अपन इक्वेशन यूज़ करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की, तो F नेट इक्वल टू ms है, ये हो जाएगा F माइनस Fs इक्वल टू m है, इक्वेशन 1। एक इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, टॉर्क कैलकुलेट कर लेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आई cm इंटू अल्फ़ा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैपिटल F जो अप्लाइड फोर्स है उसका टॉर्क तो 0 हो जाएगा, और फ्रिक्शन का टॉर्क अपन लिखेंगे तो होगा Fs इंटू आर। इसका सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अपन आई कंसिडर कर लेते हैं और ये जाएगा अल्फ़ा। एक अपन प्योर रोलिंग की कंडीशन यहाँ पर लगा देते हैं, तो ये प्योर रोलिंग कर रहा है, तो प्योर रोलिंग के लिए जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, तो ये इधर तो होगा अल्फ़ा आर और इधर कितना मिल जाएगा a। तो ये प्योर रोलिंग कंडीशन हो जाएगी a इक्वल टू कितना अल्फ़ा आर। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू अपन पुट करते हैं, तो Fs r इक्वल टू आई, और अल्फ़ा कितना हो जाएगा a बाई आर। तो यहाँ से आपको मिलेगा Fs इक्वल टू आई a अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर अपन एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन अपन को मिलेगा a इक्वल टू F बाई एम अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, और फ्रिक्शन अपन को मिलेगा F अपॉन एम आर स्क्वायर बाई आई प्लस 1। अब अपन ऑप्शन से चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अपन पहला ऑप्शन देखते हैं, तो उसमें बोला गया है फॉर द सेम F द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर द सिलेंडर इज सॉलिड और होलो। तो अपन होलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर के लिए एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए आई जो होगा वो एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। तो एम आर स्क्वायर बाई 2 अगर यहाँ पर अपन पुट करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 प्लस 1 3/2, तो ये हो जाएगा 2F बाय 3m। और एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं होलो सिलेंडर के लिए। तो होलो सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा F बाय 2m। तो एक्सेलरेशन जो है वो सॉलिड सिलेंडर के लिए अलग है और होलो सिलेंडर के लिए अलग है फॉर द सेम वैल्यू ऑफ F। तो ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब इसी से अपन ऑप्शन डी देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी में बोला गया है फॉर द थिन वॉल्ड होलो सिलेंडर ए इक्वल टू F बाई 2m। तो होलो सिलेंडर के लिए अपना एक्सेलरेशन कितना है F बाई 2m, इसलिए अपना ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ऑप्शन बी और सी और चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी में बोला है फॉर अ सॉलिड सिलेंडर द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज 2 μg। तो यहाँ पर अगर अपन को एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो अपन इक्वेशन 2 को यूज़ में ले लेते हैं, और यहाँ से एक्सेलरेशन कितना मिल जाएगा आपको Fs r स्क्वायर बाय आई।
तो यहाँ से एक्सेलरेशन जो होगा मैक्सिमम के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी मैक्सिमम होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होगी, म्यू एम जी। तो ये आ जाएगा म्यू एम जी आर स्क्वायर बाई आई। अब अपन किसके लिए बात कर रहे हैं, सॉलिड, ऑप्शन बी में सॉलिड सिलेंडर के लिए। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पर अपन मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं सॉलिड सिलेंडर के लिए, तो ये आ जाएगा म्यू एम जी आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर बाय 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 म्यू जी, यानी कि अपना ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो अभी तक ऑप्शन बी और डी करेक्ट हुए, सी और चेक कर लेते हैं। तो सी में बोला उसने द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्राउंड इज ऑलवेज म्यू एम जी। तो अपन फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, तो बोल रहा है फ्रिक्शन हमेशा म्यू एम जी के इक्वल लगेगा, ऐसा ये ऑप्शन सी बोल रहा है। तो अपन यहाँ देखते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सभी ऑब्जेक्ट का क्या होगा, अलग अलग होगा, तो सभी के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू सेम नहीं होगी और वो भी मैक्सिमम के इक्वल नहीं होगी। तो ऑप्शन सी भी जो है वो अपना गलत है, तो करेक्ट होगा ऑप्शन बी एंड डी। तो देखते हैं बेटा आप क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है। ये भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एयर में 2 स्लेब रखी हुई है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और n2 है। लाइट रे n1 मीडियम से इंसिडेंट करती है वर्टिकल से थीटा एंगल पर, और अपन को कंडीशन दे रखी है साइन थीटा जो है वो ग्रेटर देन कितना है 1/n1। अब अपन ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में अपन को ये कंडीशन पूछी है n1 और n2 में क्या रिलेशन होना चाहिए जिससे लाइट रे सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाए। तो इसके लिए अपन n1 से n2 में रिफ्रैक्शन कर देते हैं और n2 से एयर में रिफ्रैक्शन कर देते हैं। तो इसके लिए यहाँ मान लेते हैं कि n1 से n2 में जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका रिफ्रैक्टेड एंगल r1 है। तो n2 से जब एयर में लाइट रिफ्रैक्ट होगी तो इसके लिए इंसिडेंट एंगल r1 होगा और रिफ्रैक्टेड एंगल कितना कंसिडर कर लेते हैं 5। अब उनको कंडीशन बतानी है n1 और n2 में क्या रिलेशन होना चाहिए जिससे लाइट रे सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाए। तो उसके लिए स्नेल्स लॉ यूज़ कर लेते हैं। तो ये होगा आपका n1 और n2 में स्नेल्स लॉ लगाने के लिए n1 साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा n2 साइन r1, और n2 और एयर में स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास n2 साइन r1 इक्वल टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 साइन 5। इक्वेशन 1 और 2 से अपन लिख सकते हैं n1 साइन थीटा इक्वल टू साइन 5। अब क्रिटिकल एंगल की कंडीशन के लिए फाई क्या होना चाहिए 90। तो ये आ जाएगा आपके पास n1 साइन थीटा इक्वल टू साइन 90, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू 1/n1। और TIR के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन 1/n1। और अपन को क्वेश्चन में भी सेम कंडीशन दे रखी है कि साइन थीटा किससे ज़्यादा है 1/n1 से ज़्यादा है, यानी कि यहाँ अपना TIR होगा। अब ये TIR की कंडीशन अगर अपन देखते हैं तो यहाँ से अपन को पता चल रहा है कि TIR की कंडीशन n2 पर डिपेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब चाहे n1 इज़ ग्रेटर देन n2 हो या n2 इज़ ग्रेटर देन n1 हो, आपका TIR होगा। तो इसलिए अपना जो करेक्ट आंसर है वो B और C दोनों करेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं D चेक करता हूँ, D ऑप्शन, तो इसमें बोला है लाइट रे इज़ रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इफ़ n2 इक्वल टू 1। तो बोल रहा है अगर n2 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है तो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है कि जो लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही थी, क्योंकि कंडीशन तो आपका थीटा इज़ ग्रेटर देन क्या है साइन इनवर्स 1/n1, तो अब कहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस यहाँ से इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन भी सही होगा। अब ए ऑप्शन चेक करते हैं तो वो बोल रहा है लाइट रे एंटर्स एयर इफ़ n2 इक्वल टू n1। अब लाइट रे एयर में एंटर करेगी या नहीं करेगी ये n1 और n2 पर डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है थीटा पर। तो इसलिए अपना ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा। तो अपने जो करेक्ट आंसर है वो हैं बी, सी और डी। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है। इसमें बोला है एक पार्टिकल जो है एक रेस्ट पर है जिसका मास 0.2 kg है और इसकी इनिशियल पोजीशन -l, -h है, जहाँ l आपको दे रखा है 10 मीटर और h दे रखा है कितना 1 मीटर।
इनिशियली ये रेस्ट पर है तो इसकी वेलोसिटी 0 है, और अपन को बोला है इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पार्टिकल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। तो अपन को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर इसमें ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो अपन इसको ऑप्शन से चेक करते हैं। तो पहले ऑप्शन में देखिए क्या बोला है, द पार्टिकल अराइव्स एट द पॉइंट L, -h एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पर अपन को पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो ये पार्टिकल x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो 2 सेकेंड पर अपन देख लेते हैं ये x डायरेक्शन में कितना चला। तो अपन लगा देंगे Sx इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी 0 है, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन है 10, और 2 सेकेंड की बात करिए तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर। इनकी ये पार्टिकल यहाँ से 20 मीटर चला है, तो ये चलेगा 10 और फिर फर्दर 10। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास L, -h। तो x डायरेक्शन में ये 20 मीटर चला है, तो ये है 10 मीटर, और ये भी कितना है 10 मीटर। तो नए जो कोऑर्डिनेट होंगे इसको अपन कोई P पॉइंट बोल देते हैं। यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे L, -h। तो A ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट आंसर है। अब B ऑप्शन चेक करते हैं। तो B में बोला है टॉर्क जो है वो 2k कैप के इक्वल है जब पार्टिकल कहाँ पर होता है L, -h। यानी कि जब पार्टिकल यहाँ पर है तब अपन ओरिजिन के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पार्टिकल यहाँ पर है तो टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो टॉर्क इक्वल टू कितना होता है r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। तो अपन r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर से डायरेक्शन निकाल लेंगे, और टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो अपन r परपेंडिकुलर इनटू कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं f। तो यहाँ पर अगर फोर्स देखें तो इस वाले पॉइंट पर फोर्स लगेगा F इक्वल टू m है। तो मास आपको कितना गिवन है 0.2, और एक्सेलरेशन कितना है 10, तो आ जाएगा 2 न्यूटन का फोर्स। और परपेंडिकुलर ओरिजिन के अबाउट कैलकुलेट करना है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी होगी 1 मीटर। तो टॉर्क हो जाएगा 1 × 2। और डायरेक्शन देखें तो r वेक्टर इस तरह से जाएगा ओरिजिन से, और r क्रॉस f करोगे राइट हैंड थंब रूल से, तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी k। तो अपना B ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 2k, यानी कि B ऑप्शन भी अपना करेक्ट है। अब C ऑप्शन चेक करते हैं। तो C ऑप्शन में क्या बोला है, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है अपन को ओरिजिन के अबाउट जब पार्टिकल कहाँ होता है L, -h पे। यानी कि इसी पोजीशन पर जब पार्टिकल है तब अपन को एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा m × r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। तो इस P पॉइंट पर अपन पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते। तो v इक्वल टू u प्लस at। तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, एक्सेलरेशन 10 है, और टाइम कितना है 2 सेकेंड। तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर r क्रॉस v से तो अपन डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, और इसके मैग्नीट्यूड के लिए m × r परपेंडिकुलर अपॉन r परपेंडिकुलर × v कर देंगे। तो r परपेंडिकुलर अगर अपन देखें तो वापस कितना होगा 1 मीटर। v अपन ने कैलकुलेट कर लिया, तो l जो होगा वो कितना हो जाएगा, मास है 0.2, r परपेंडिकुलर 1, वेलोसिटी कितना आ गया 20, और डायरेक्शन जो होगी वो कितना हो जाएगा k, r क्रॉस f से राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो r वेक्टर तो ये बनेगा, और v वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो r क्रॉस v करेंगे तो k हो जाए। यहाँ से अपन सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 4k। तो C ऑप्शन भी अपना करेक्ट आंसर है। अब D ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो D ऑप्शन में अपन को टॉर्क कैलकुलेट करना है ओरिजिन के अबाउट जब पार्टिकल कहाँ पर है 0, -h पर। तो 0, -h का मतलब यहाँ पर कहीं पार्टिकल है। जब पार्टिकल यहाँ होगा और टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो टॉर्क कैलकुलेट करेंगे r परपेंडिकुलर × f, और डायरेक्शन जो होगी वो तो क्या हो जाएगी k। तो जब इस पॉइंट पर जब पार्टिकल आएगा तो r परपेंडिकुलर 1, f जो होगा वो सेम है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, फोर्स कांस्टेंट, तो कितना होगा 2 न्यूटन। तो 2 × कितना होगा k। तो ये आ जाएगा 2k। लेकिन पार्टिकल जब इस वाले पॉइंट पर है तब टॉर्क होगा 2k, और आपको क्या इतना दे रखा है D ऑप्शन में k। तो D अपना इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर होंगे A, B एंड C।
तो देखते हैं बेटा आप क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 14 में अपन को करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम के लिए। तो इस पहले अपन हाइड्रोजन एटम का एनर्जी लेवल लिख लेते हैं। तो एनर्जी लेवल, तो हाइड्रोजन एटम के लिए n इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी लेवल ई नोट, n इक्वल टू 2 के लिए ये कितना, यहाँ पर इस लेवल पर एनर्जी हो जाएगी ई नोट बाई 4, यहाँ n इक्वल टू 3 के लिए ये हो जाएगा ई नोट बाई 9, 4 के लिए हो जाएगा ई नोट बाय 16 और n इक्वल टू 5 के लिए कितना हो जाएगा ई नोट बाय 25। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो 1/n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए अपन ने ये हर लेवल पर, हर स्टेट पर हाइड्रोजन एटम की एनर्जी लिख ली है। अब अपन ऑप्शन से चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहले ऑप्शन में बोला है रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज़ का क्या मतलब है, n इक्वल टू 2 पर आना। तो अगर ए ऑप्शन अपन चेक करते हैं तो अपन को लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है बाल्मर सीरीज़ की। तो ये कितना हो जाएगा hc/ΔE। तो hc/E, लैम्डा जो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, मतलब एनर्जी लेवल ΔE की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो ΔE की वैल्यू कम कब होगी, जब यहाँ पर अपन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। तो 3 से कहाँ पर आए, 2 पर, यानी कि ई नोट बाय 4 माइनस ई नोट बाय कितना हो जाए 9। तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये होगा 36 hc/5 ई नोट। अब अपन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं बाल्मर सीरीज़ की। तो उसके लिए भी सेम hc/ΔE। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो ΔE की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा hc/E नोट बाई 4 माइनस इनफाइनाइट लेवल वाला एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी 0। तो ये हो जाएगा 4 hc/E नोट। तो यहाँ अपन को रेशो निकालना है, रेशो निकालना है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो बाल्मर सीरीज़ की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, बाल्मर सीरीज़ की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो ये आएगा 36 hc/5 ई नोट अपॉन 4 hc/E नोट। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 36/20 और सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 9/5। तो ए ऑप्शन जो है अपना करेक्ट है। अब अपन बी ऑप्शन चेक करते हैं। तो बी ऑप्शन में क्या बोला है, देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन द वेवलेंथ रेंज ऑफ बाल्मर एंड पाश्चन सीरीज। तो बाल्मर और पाश्चन सीरीज की जो वेवलेंथ है वो आपस में ओवरलैप कर रही है या नहीं कर रही है, ये अपन को चेक कर रहा है। तो इसके लिए अपन बाल्मर सीरीज की तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे और पाश्चन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अपन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बाल्मर सीरीज़ की, ये तो अपन ने पहले से ही कैलकुलेट कर रखी है, कितना आ गया 36 hc/5 ई नोट। और पाश्चन सीरीज़ की अपन को शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो ये कितना हो जाएगा hc/, अब पाश्चन सीरीज़ का मतलब क्या है, n इक्वल टू 3 पर आना और शॉर्टेस्ट कैलकुलेट करना है, मतलब कि ΔE क्या हो जाए मैक्सिमम। तो ये हो जाएगा ई नोट बाय 9 माइनस कितना हो 0। तो ये आ जाएगा 9 hc/ कितना ई नोट। अब इसको अगर अप्रोक्सीमेट देखें अपन तो ये कितना होगा 7.2 hc/ई नोट और ये कितना है 9 hc/ई नोट। तो ये दोनों आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो बी ऑप्शन है वो बी ऑप्शन अपना इनकरेक्ट होगा। अब सी ऑप्शन चेक करते हैं। तो सी ऑप्शन में क्या बोला है, द वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज आर गिवन बाय 1 + 1/m² इंटू लैम्डा नोट। जहाँ लैम्डा नोट क्या बोला है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज की अपन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं लाइमन सीरीज की।
तो ये कितना होगा एच सी अपॉन डेल्टा ई जो क्या हो मैक्सिमम मतलब कितना हो जाए ई नोट माइनस 0। लाइमन का मतलब है एन इक्वल टू कहाँ पर आना 1 पर आना। तो ये आपको लेमडा नोट के इक्वल दे रखा है एच सी अपॉन ई नोट इक्वल टू कितना हो गया लेमडा। अब मैं लाइमन सीरीज़ के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट करता हूँ तो ये कितना होगा एच सी अपॉन जनरल वेवलेंथ अपन कैलकुलेट करते हैं ई नोट माइनस ई नोट अपॉन एन स्क्वायर। मतलब जो एन इक्वल टू एन वाला जो एनर्जी लेवल है उसका एनर्जी कितना होगा ई नोट अपॉन एन स्क्वायर। तो यहाँ से एच सी अपॉन ई नोट कॉमन ले लेंगे और ये मिलेगा आपको एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा एन स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो एच सी अपॉन ई नोट तो लैम्डा नोट हो गया और इसको अपन लिख सकते हैं इसे +1 और -1 करके 1 + 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। अब ये जो ट्रीट कर रहा है किसकी तरह ट्रीट कर रहा है एम स्क्वायर की तरह और बोला गया है एम क्या है इंटीजर। अब एम इंटीजर तभी होगा जब एन स्क्वायर माइनस 1 क्या हो परफेक्ट स्क्वायर और जो एन स्क्वायर माइनस 1 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब सी ऑप्शन जो है वो अपना क्या होगा इनकरेक्ट होगा। अब डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं तो डी ऑप्शन में क्या बोला है वेवलेंथ रेंज ऑफ लाइमन एंड बाल्मर सीरीज डू नॉट ओवरलैप। तो लाइमन सीरीज की अपन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा लाइमन सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ये होगा आपके पास एच सी अपॉन ई नोट। अब लॉन्गेस्ट के लिए बात कर रहे हैं मतलब डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो कम हो तो एन इक्वल टू 2 से कहाँ पर आ जाए एन इक्वल टू 1 पर। तो ई नोट माइनस कितना हो ई नोट बाय 4 तो ये आपके पास आ जाएगा कितना 4 एच सी बाय 3 ई नोट। अब यहाँ पर बाल्मर सीरीज की अपन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं जो अपन ने पहले ही कैलकुलेट कर रखी है। बाल्मर सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वो कितनी है 4 एच सी अपॉन ई नोट। ठीक है अब यहाँ पर देखें अपन तो ये अराउंड 1.3 होगा एच सी अपॉन ई नोट और कितना है 4 तो ये दोनों आपस में ओवरलैप नहीं कर रही है इसलिए अपना डी ऑप्शन भी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो अपने करेक्ट आंसर कौन से हुए ए और डी। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है। इसमें अपन को एक इनफाइनाइट वायर दे रखा है जिसमें 2 एम्पियर करंट जा रही है। इसके पैरेलल में 2 पैरेलल रेल्स लगी हुई है जिसके बीच में एक सेमी सर्कुलर रोड लगी हुई है और ये 2 पैरेलल रेल्स जो हैं वो आपस में एक रजिस्टर और कैपेसिटर से कनेक्ट है। रजिस्टर का रजिस्टेंस आपको 1.4 ओम दे रखा है और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेरेड दे रखा है। यहाँ पर जो सेमी सर्कुलर रोड है इसका जो फर्स्ट एंड है वो इस वायर से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है और लास्ट एंड जो है वो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। और ये जो सेमी सर्कुलर रोड है ये 3 मीटर पर सेकंड से वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अपन को इस क्वेश्चन में बताना है कि इस रजिस्टर में से मैक्सिमम कितनी करंट जाएगी और इस कैपेसिटर पर मैक्सिमम कितना चार्ज स्टोर होगा। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए अपन सबसे पहले तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस देखेंगे कि ईएमएफ इंड्यूस कैसे होगा। ठीक है तो यहाँ पर करंट आई इस इनफाइनाइट वायर में फ्लो कर रही है उसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस लूप में यहाँ पर फ्लक्स पास होगा और ये वर्टिकल डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। इसका मतलब इस वाले लूप में फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होने की वजह से यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ की कैलकुलेशन के लिए मैं सेमी सर्कुलर रोड को एक स्ट्रेट रोड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये एक स्ट्रेट रोड में इसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक किसी स्ट्रेट रोड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला होता है VBL। लेकिन अपन यहाँ पर इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है। तो अपन इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे। तो उसके लिए अपन यहाँ से x डिस्टेंस पर जाकर एक dx एलिमेंट ले लेते हैं और इस dx एलिमेंट के लिए स्मॉल इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख देंगे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा VBL। तो ये V लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर होगा इस वायर की वजह से x डिस्टेंस पर वो कितना हो जाएगा
म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स इनफाइनाइट वायर की वजह से, तो वी बी एल और एल कितना हो जाएगा डी एक्स। तो ये स्मॉल एलिमेंट के लिए आया, अपन इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, तो मुझे टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करते हैं तो एक्स की लिमिट आएगी, तो ये कितना हो जाएगा 1 to 4। इसको सॉल्व करते ही होगा म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई एल एन एक्स, और लिमिट पुट करेंगे तो एल एन 4 माइनस एल एन 1, तो ये कितना बन जाएगा एल एन 4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई वी अपॉन पाई एल एन 2। तो ये अपने पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। तो अपन सबकी वैल्यू पुट कर देते, तो यहाँ से जब अपन सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, आई आपको गिवन है 2, वी गिवन है 3, एल एन 2 गिवन है 0.7 अपॉन पाई। तो इसको कैलकुलेशन करने पर यह आएगा 1.68 इंटू 10 टू पावर -6। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट कैलकुलेट कर लेंगे, या फिर इसको अपन एक नया सर्किट डायग्राम बना देते हैं। तो वो सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, ये तो हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ ही, यहाँ एक रेजिस्टेंस आर जो कि 1.4 ओम है, और ये कैपेसिटर सी नोट 5 माइक्रोफेरेड का। अब इसमें करंट आई, अब आई मैक्सिमम क्या होगा, तो अपन ए ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ए और बी मैक्सिमम करंट आई मैक्स। तो आई मैक्स तब होगा जब कैपेसिटर एक क्लोज वायर की तरह बिहेव करेगा। तो ये कितना हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन आर, तो ये होगा 1.68 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन आर, और आर कितना है 1.4। इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कैलकुलेशन करने पर अपन को मिलेगा 1.2 इंटू 10 टू पावर -6 एम्पियर। तो अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। तो ए और बी में से ए आंसर करेक्ट है। अब अपन किस कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज देखते हैं, तो Q इक्वल टू कितना होता है CV। अब V जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर है, तो ये मैक्सिमम कितना होगा जितना EMF इंड्यूस हुआ है, और ये कब होगा इनफाइनाइट टाइम पर ये एक ओपन वायर की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF के इक्वल होगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 5 माइक्रोफेरेड और पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF के इक्वल, और वो कितना है 1.68 इंटू 10 टू पावर -6। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 8.4 इंटू 10 टू पावर -12। तो अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए और सी। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 16 में अपन को एक सिलेंड्रिकल ट्यूब दे रखी है जिसका डायमीटर डी है। इसमें एक लिक्विड फिल है, वाटर फिल है, जिसकी डेंसिटी कितनी है रो। ये जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है एक इंक्लाइन प्लेन पर रखी हुई है जो कि फिक्स है, और इस इंक्लाइन प्लेन का जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है वो कितने दे रखा है 45। अब अपन को बोला गया है सिलेंड्रिकल ट्यूब इंक्लाइन प्लेन पर ए एक्सेलरेशन से मूव करती है, जहाँ पर यहाँ वाटर जो फिल है उसका जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ प्रेशर P1 है, सेकंड पॉइंट पर जो प्रेशर है वो कितना है P2 है। अपन को बोला गया अगर ये रिलेशन है बीटा इक्वल टू P1 माइनस P2 अपॉन रो जी डी, तो अपन को बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब ये एक्सेलरेशन कितना हो g/√2 और एक्सेलरेशन कितना हो g/2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन सिलेंड्रिकल फ्रेम में जी इफेक्टिव कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए अपन बेसिकली वाटर का FVD बना रहे हैं सिलेंड्रिकल ट्यूब के फ्रेम में। तो अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g होगा, और सिलेंड्रिकल ट्यूब के फ्रेम में इस पर एक शूडो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा ए, क्योंकि अपन जी इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये एंगल कितना अपना 45। तो यहाँ से अपन कंपोनेंट लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास g cos 45 और ये कितना आ जाएगा g sin 45, यानी कि इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा g/√2। तो नेट जी इफेक्टिव जो है इस डायरेक्शन में वो कितना होगा g/√2 माइनस ए। तो अपन फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट पर प्रेशर डिफरेंस लिख लेते हैं, और अपन को पता है जो प्रेशर डिफरेंस है वो क्या होता है P1 माइनस P2 इक्वल टू रो जी इफेक्टिव इंटू एल।
जहाँ एल जो है वो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट का बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, इसको अपन एल कंसिडर कर लेते हैं। तो जी इफेक्टिव अपने पास कितना है इस डायरेक्शन में, जी इफेक्टिव g/√2 माइनस है, और एल फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ से अपन एल कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यह आपको वैल्यू दे रखी है कितनी, डी। ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45। ये एंगल 45 है, ये 90 है, तो ये एंगल भी कितना होगा 45। उस हिसाब से ये कितना हो जाएगा डी, और ये डी है, ये डी है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी √2d। तो जो एल की वैल्यू है कितनी हो गई √2d। तो यहाँ से अपन लिख लेंगे P1 माइनस P2 इक्वल टू रो, जी इफेक्टिव कितना हो गया g/√2 माइनस है, और एल की वैल्यू कितनी आ गई √2d। यहाँ से P1 माइनस P2, इस √2 को तो अपन अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और g को बाहर ले लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा ρgd इंटू 1 माइनस √2a/g। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो बीटा इक्वल टू कितना है आपके पास P1 माइनस P2 अपॉन ρgd। तो यहाँ ρgd इधर आ जाता है, तो इस इक्वल हो जाएगा 1 माइनस √2a/g। तो बीटा की वैल्यू अपन को पता चल गई कितनी हो गई 1 माइनस √2a/g। अब अपन ऑप्शन ए चेक करते हैं, तो ऑप्शन ए में अपन को बोला है कि एक्सेलरेशन कितना हो g/√2। तो यहाँ अपन g/√2 पुट करेंगे, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, यानी कि जब a इक्वल टू कितना दे रखा है g/√2, तब अपन को बीटा कितना मिला 0। तो इसलिए अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा और बी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट होगा। अपन सी और डी में चेक कर लेते हैं, जब एक्सेलरेशन कितना हो a इक्वल टू g/2। तो जब एक्सेलरेशन a g/2 है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू g/2 पुट करेंगे, तो ये √2/2 होगा, तो ये 1/√2 हो जाएगा। तो 1/√2 होगा, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन √2। तो अपन एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे g/2, तो बीटा की वैल्यू आएगी √2 माइनस 1/√2। तो सी अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और डी जो है वो अपना इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एंड सी। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 17 इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। इसमें अपन को बोला है एक अल्फा पार्टिकल है जिसका मास 4 mu और एक सिंगली चार्ज सल्फर आयन है जिसका मास 32 mu है। ये इनिशियली रेस्ट पर है, इनको अपन सेम पोटेंशियल v से के थ्रू एक्सेलरेट कराते हैं और ये एक्सेलरेट कर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। तो बोला गया है जब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के कैसे है परपेंडिकुलर। तो अपन को पता है कि जब भी किसी पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो वो उसका जो पाथ है वो सर्कुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो अपन को बोला है कि जब दोनों पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं तो उनकी रेडियस का रेशो क्या होगा। तो अपन को पता है कि जब भी कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है जिसकी रेडियस r इक्वल टू कितनी होती है mv/qb। जहाँ mv मोमेंटम हो जाएगा तो इसको अपन p अपॉन कितना लिख देंगे qb। p जो है उसको अपन लिख देंगे √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को लिख देंगे 2m qb अपॉन qb। तो यहाँ से r जो है सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस उसका फॉर्मूला आ गया आपके पास √2m qv अपॉन qb। जहाँ पर m पार्टिकल का मास है, q पार्टिकल पर चार्ज है, v पोटेंशियल है और b जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ से अब अगर अपन देखें तो दोनों पार्टिकल को सेम पोटेंशियल्स के थ्रू एक्सेलरेट कराया है, दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ √q है और यहाँ पर q है, तो ये बन जाएगा 1/√q और ऊपर है √m। तो रेडियस जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी √m/q। तो अपन को अल्फा पार्टिकल और सिंगली चार्ज सल्फर आयन की रेडियस का रेशो बताना है। तो यहाँ से अगर सल्फर की रेडियस RS कंसिडर कर लेते हैं और अल्फा पार्टिकल की कितनी दे रखी R अल्फा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ms/qs और ये हो जाएगा m अल्फा इंटू
एम अल्फ़ा अपॉन क्यू अल्फ़ा। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। सिंगली चार्ज सल्फर आयन जो है उसका मास कितना गिवन है 32 AMU। चार्ज सिंगली चार्ज इसका मतलब उस पर चार्ज 1 होगा। अल्फ़ा पार्टिकल का मास 4 AMU और अल्फ़ा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है 2। तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √16। तो रेशो जो होगा वो कितना आ गया 4। तो अपना करेक्ट आंसर होगा 4। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, एक रो डिस्क सिस्टम दे रखा है और पूरा सिस्टम ओ से जो एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट रोटेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में ओमेगा से। अपन को बोला है रोड का मास एम है और लेंथ कितनी है ए, और डायग्राम के अकॉर्डिंग एक डिस्क रखी हुई है जिसका मास एम है, रेडियस कितनी है a/4, और ये डिस्क खुद अपनी एक्सिस के अबाउट 4 ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो अपन को इस पूरे सिस्टम का ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो अगर ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम एम a² ओमेगा बाय 48 इंटू एन है तो अपन को एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अपन पूरे सिस्टम का ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए इंडिविजुअली एक बार रोड का ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे और डिस्क का ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे। रोड का ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे, वो कितना हो जाएगा आई ओमेगा, और डिस्क का अगर अपन लिखते हैं तो इसको अपन ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए LCM वेक्टर प्लस एम इंटू RO वेक्टर क्रॉस VCM वेक्टर से लिख लेंगे। तो जब रोड का एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं तो इसके अबाउट जो आई है इस रोड का वो कितना हो जाएगा ml²/3। तो ये l कितना दे रखा है तो ma²/3 इंटू कितना होगा ओमेगा प्लस LCM, तो डिस्क का खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना होगा ICM इंटू 4 ओमेगा। तो ICM इंटू कितना हो जाएगा 4 ओमेगा प्लस इसका मास डिस्क का m, इसको अपन R परपेंडिकुलर इंटू VCM से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से ये आएगा आपके पास ma² ओमेगा/3 प्लस ICM डिस्क का खुद के सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसके अबाउट कितना हो जाएगा mr²/2। तो ये होगा m और r कितना है a/4 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा 4 ओमेगा प्लस m r परपेंडिकुलर, तो ओस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्क के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ओ के अबाउट v इक्वल टू ओमेगा r से देखें तो कितनी होगी ओमेगा इंटू 3a/4, तो VCM हो जाएगा, और r परपेंडिकुलर यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो कितनी हो जाएगी 3a/4। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आएगा आपके पास ma² ओमेगा/3 प्लस ma² 2 इंटू 16 इंटू 4 ओमेगा प्लस 9a² m ओमेगा/16। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा ma² ओमेगा/3 प्लस इसको 2 से, तो 2 और 9 11 ma² ओमेगा/16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 49 ma² ओमेगा/48। तो यहाँ से कंपेयर करते हैं तो n की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी 49। तो जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 49। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो कि होलो सिलेंड्रिकल कंटेनर के सेंटर पे रखा हुआ है। होलो सिलेंड्रिकल कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन मेंटेन रहता है, और t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो 200 केल्विन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि t1 टाइम में ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 100 केल्विन हो जाता है और t2 टाइम में ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 50 केल्विन हो जाता है। दोनों
ऑब्जेक्ट और कंटेनर को अपन को ब्लैक बॉडी कंसिडर करना है, तो अपन को बताना है रेशो T2/T1 का। तो ये एक होलो स्फेरिकल कंटेनर है जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन मेंटेन रहता है, और यहाँ पर कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका इनिशियली जो टेम्परेचर है वो कितना है 200 केल्विन। इसने बोला है 200 केल्विन से 100 केल्विन जब इसका टेम्परेचर होता है तो उसमें T1 टाइम लगता है, और 200 केल्विन से 50 केल्विन जब इसका टेम्परेचर होता है ऑब्जेक्ट का तो T2 टाइम लगता है। तो अपन को T2/T1 का रेशो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अपन स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ के अकॉर्डिंग dQ/dt कितना हो जाएगा, सिग्मा AE T2⁴ माइनस T0⁴। T0 जो है सराउंडिंग का टेम्परेचर है, जो अपन को कितना दे रखा है 0 केल्विन, इतना मेंटेन रहता है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। E अपन को बोला है कि ऑब्जेक्ट और कंटेनर को ब्लैक बॉडी कंसिडर करना है, तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। यहाँ dQ/dt को अपन ms माइनस dt/dt लिख सकते हैं, इक्वल टू सिग्मा A T2⁴। और यहाँ नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम के साथ जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ से dt/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना आ जाएगा, माइनस सिग्मा A अपॉन ms T2⁴। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है वो ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर टू पावर 4 पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो इसके लिए अपन इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको मैं k कंसिडर कर लेता हूँ, तो इसको अपन लिख देंगे dt/dt इक्वल टू माइनस k T2⁴। तो इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ से जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे ये आ जाएगा अपने पास, लिमिट पुट कर देते हैं t इक्वल टू 0 पर इनिशियल टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का Ti, और किसी जनरल टाइम t पर टेम्परेचर कितना कंसिडर कर लेते हैं Tf। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के बाद ये आ जाएगा अपने पास -1/3 T3, और लिमिट पुट कर देंगे t इनिशियल टू t फाइनल इक्वल टू कितना होगा -kT। तो 1/3 1/t फाइनल क्यूब माइनस 1/t इनिशियल क्यूब इक्वल टू कितना होगा, माइनस से माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा kT। तो पहले अपन T1 टाइम के लिए बात कर लेते हैं। तो इनिशियल टेम्परेचर 200, फाइनल कितना हो गया 100, तो ये होगा 1/3 1/100 क्यूब माइनस 1/200 का होल क्यूब इक्वल टू kT1, इक्वेशन 1। अब अपन T2 टाइम के लिए बात कर ले, तो इनिशियल टेम्परेचर 200 और फाइनल कितना है 50, तो ये आ जाएगा 1/3 1/50 का होल क्यूब माइनस 1/200 का होल क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा kT2। अब इक्वेशन 2 और 1 को अपन डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास T2/T1 इक्वल टू, जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, यानी कि अपने पास T2/T1 का जो रेशो है वो कितना आएगा 9। तो अपना करेक्ट आंसर होगा 9।